एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियोज़ नहीं देखा, उसमें हमने एक प्रश्न के ऊपर चर्चा कर ली है, निर्धनता के ऊपर सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया है। तो अगर उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप उन चीज़ों को देख सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रश्न 2 के बारे में। अक्सर करके ये प्रश्न 2 पूछ लिया जाता है, मतलब प्रश्न 2 नहीं है, किसी भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रश्न है ये पूछ लिया जाता है, जाति की परिभाषा बताइए और उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये अक्सर करके समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इससे चाहे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, किसी में भी ये पूछा जा सकता है। तो इसको हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो अगर इससे कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, उसका जवाब अच्छे से आप दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बात करें, भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कह रहे हैं कि जो भारतीय सामाजिक संस्थाएं हैं इसमें जाति को जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि अगर आप खुद ही फॉर्म डालने जाते होंगे, किसी भी चीज़ का कंपटीशन का डालते होंगे या किसी नौकरी के लिए, कोई भी फॉर्म आप डालते हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आपसे ज़रूर आपकी कैटेगरी पूछी जाती है, आपकी कास्ट पूछी जाती है, कौन से जाति से हैं, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे अपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है और इसके आधार पर ही आपको काम करने के लिए कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक आपके दादा वगैरह का मान लीजिए अगर नाई रहे होंगे तो आपको नाई का ही काम करना पड़ेगा। अगर आपके दादा वगैरह पंडित रहे होंगे तो आपको पंडित का काम करना रहेगा। आप पंडित होकर के नाई का काम नहीं कर सकते और वो नाई होकर के पंडित का काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जातिवादिता जो है भारत में कुछ ज़्यादा ही हमको दिखाई पड़ती है। बात करें, आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। ये प्रचलन आज से नहीं स्टार्ट हुआ जल्दी से। आदिकाल मतलब बहुत पुराने से पुरानी कोई भी किताब बुक उठा के देख लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, वहाँ पर जाति प्रथा के बारे में वर्णन आपको मिलेगा। जैसा कि आप महाभारत रामायण, ये तो जनरल सी बात है, आप लोगों ने देख रखा होगा, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता होगा राजा वही जो क्षत्रिय है, पंडित वही जो ब्राह्मण है। बाकी लोगों को उन्हीं के काम के, उनके जाति के अनुसार उनको काम में रख दिया जाता। कोई मोची बनता, कोई दर्जी बनता, कोई ये क्या बोलते हैं जो मेज वगैरह बनाते हैं वो बनते। तो ऐसे ऐसे करके अपना सभी को जाति के अनुसार वर्क मिलता था। ये बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है, आज का ये प्रचलन नहीं है। ठीक है। बात करें पश्चिमी देशों में सामाजिक स्तरीकरण का वर्ग आधार वर्ग है। मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें पश्चिमी देशों में तो वहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है, वहाँ का जो सामाजिक स्तरीकरण है उसको जो बांटा जाता है वर्ग के अनुसार बांटा जाता है। लेकिन बात करें भारत में तो भारत में जाति एवं वर्ण के हिसाब से बांटा जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं पूरे समाज को 3 से 4 वर्णों में बांट दिया जाता है, 3 से 4 स्तरों में बांट दिया जाता है वर्ण और जाति के अनुसार। जैसे ब्राह्मण वगैरह एक में आ जाते हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय ये लोग सामान्य में आ जाते हैं। बाकी लोग जिनको जर्नल कहते हैं, फिर SC ST और OBC ये सब आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके हैं। तो इनको 3-4 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। जाति हिंदू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रही है। मतलब कह रहे हैं अगर बात करें हिंदू सामाजिक संरचना की तो यहाँ पर जाति जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। हिंदू में काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को देखा जाता है। बात करेंगे भैया क्या नाम है, ये नाम है, अच्छा पीछे क्या लगाते हो, फला भैया लगाते हैं, या पंडित शुक्ला लगाते हैं, तिवारी लगाते हैं, मिश्रा लगाते हैं, या सिंह लगाते हैं, या मौर्य लगाते हैं, या अच्छा तो मान लीजिए अगर आप तिवारी हैं तो कौन से तिवारी हैं। इस तरीके से आपके पीछे जो है कुछ ज़्यादा ही ये लोग पड़ जाते हैं और आपसे पूछने लगते हैं अब बताओ तिवारी हैं मतलब ब्राह्मण में आ रहे हैं, बात खत्म है। अब उसमें तुमको क्या ज़रूरत है भैया कि तिवारी में कौन से तिवारी हो। ठीक है। बात करेंगे भैया अच्छा ठाकुर हो, कौन से ठाकुर हो, अब बताओ क्या जरूरत है भाई, वो सिंह लगा रहा है ठाकुर है, बात खत्म। और उसके बाद भी यहाँ पे इतनी ही नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। अब देख लेते हैं जाति का अर्थ और उसकी परिभाषा। किन लोगों ने जाति की परिभाषा क्या क्या दी है, उसका अर्थ कहाँ से आया, ये हम सारी चीज़ों को ऊपर देख लेते हैं। बात करें जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। जो जाति शब्द है ये कहाँ से, कास्ट शब्द, अंग्रेजी में कास्ट शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। ठीक है।
अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है। मतलब कह रहे हैं जो अंग्रेजी का कास्ट शब्द आया है ये भी कहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये पुर्तगाली एक भाषा है, वहाँ पर एक उस भाषा में एक शब्द आता है कास्टा, वहाँ से इसको लिया गया। तो कास्टा से कास्ट लिया गया और कास्ट से जाति ली गई है। ठीक है। बात करें जिसका अर्थ होता है मतभेद तथा जाति में लिया जाता है। मतलब कह रहे हैं जिसका अर्थ हम किस में लेते हैं? मतभेद में। मतभेद मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कहीं पे लोग इकट्ठा हुए, अब मान लीजिए कि कोई पेड़ कटवाना है, पेड़ कटवाना है, ठीक है। तो अब पेड़ कटवाना है तो वो उसके लिए पंडित वगैरह नहीं तैयार होंगे, ना कोई ठाकुर वगैरह तैयार होगा। उसमें देखेंगे भैया देखो कौन है जिनके पीछे शर्मा वर्मा लग रहा है, अच्छा तुम्हारे पीछे लग रहा है, बताओ कैसे कटेगा, इसको काट के दिखाओ, ये वगैरह होने लगता है ना यहाँ पे। जैसे मान लीजिए बाल कटवाने आप जाते हैं तो कहीं पे सुना है कि भैया वो फलाने तिवारी बाल काट रहे हैं, बड़ा अच्छा काट रहे हैं, या फलाने सिंह भैया अच्छा बाल काट रहे हैं। ऐसा कभी सुना है कि फलाने मौर्य भैया या फलाने यादव भैया ये बाल अच्छा काटते हैं? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि जाति के अनुसार यहाँ पे कामों को बांट दिया जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? मत या फिर विभेद होता है, या फिर जाति से लिया जाता है। ठीक है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1965 में ग्रेसिया डी ओरेट नामक विद्वान ने लगाया था। कह रहे हैं जो इस जाति शब्द की उत्पत्ति का पता कब लगाया था? तो 1665 ईस्वी में लगाया गया था। किसने लगाया था? तो ग्रेसिया डी ओरेटा ने नामक एक विद्वान थे जिन्होंने इस शब्द का जो है पता लगाया था। ठीक है। बात करें विभिन्न विद्वानों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। मतलब जो विद्वान आए हैं, समाजशास्त्री आए हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जाति शब्द को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। जैसे आप यहाँ पे मजूमदार एवं मदान को अगर आप देखें तो इन्होंने कहा है जाति एक बंद वर्ग है। मतलब आप समझ रहे होंगे जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। मतलब आप इसके अंदर बंद हो जाते हैं, अगर आपके पीछे जात लग गई तो आप आपकी एक क्राइटेरिया हो जाती, आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है। बात करें कूले के शब्दों में तो उन्होंने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। मतलब कह रहे हैं एक वर्ग, मान लीजिए कोई एक आदमी आया, अब उसका लड़का हुआ उसके 2-3 लड़के हुए, 2-3 लड़के के भी 2-3, 3-3, 4-4 लड़के हुए। तो अब जो वो नई एक पीढ़ी स्टार्ट हुई, नया जो वर्ग स्टार्ट हुआ, उसको हम जाति में रख देते हैं। पूछते तुम्हारे दादाजी क्या लगाते थे? मिश्रा, तो तुम भी मिश्रा हुए, सीधी सी बात है। तो यही ये इनका अर्थ ये बता रहे हैं। ठीक है। बात करें J.H. हंटन, कौन? J.H. हंटन ने क्या कहा है? तो जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतया पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। मतलब कह रहे हैं जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज, जो समाज है, समाज अनेक आत्म केंद्रित मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि लोगों को केंद्र मान करके आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतया पृथक इकाइयों में विभाजित जातियों में विभाजित रहता है। मतलब कह रहे हैं कि इसको आदमियों को कई ज़्यादा जातियों में, कई सारी जातियों में क्या कर दिया जाता है? पूरे समाज को बांट दिया जाता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच, ठीक है क्या? ऊंच नीच, किसी को बताते हैं ये ऊंची कास्ट के हैं, किसी को बताते हैं ये नीची कास्ट के हैं, के आधार पर संस्कृति रूप से निर्धारित होते हैं। मतलब कह रहे हैं उसके हिसाब से आप ऊंची जात से हैं तो आप ये होंगे, और आप नीची जात से हैं तो आप ये होंगे। इससे आपकी क्या किया जाता है? आपकी क्राइटेरिया निश्चित की जाती है। बात करें अगला देख लेते हैं केतकर ने कहा है कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी 2 विशेषताएं हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जाति एक सामाजिक समूह है, इसकी कितनी विशेषताएं हैं? तो इसकी 2 विशेषताएं हैं। दोनों विशेषताएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले, सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने उस जाति में जन्म लिया हो और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें शामिल होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि इसमें 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला क्या? अगर आपको सदस्यता लेना है तो आप उसी वर्ग में, उसी जाति में, उसी समिति में, उसी क्या कह सकते हैं, वहीं पर उसी घर में आपको जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप उस जाति में जा सकते हैं। मान लीजिए आपने मौर्य के घर में जन्म लिया तो अब आप अपने आगे पंडित नहीं लगा सकते। अगर आपने यादव के यहाँ लिया तो मौर्य नहीं लगा सकते। आप एक किसी ठाकुर के यहाँ जन्म लेते हैं तो आप पंडित नहीं लगा सकते, ठाकुर के यहाँ हो सकते तो मौर्य नहीं बन सकते। तो ये अब तो फ्री हो गया है, लेकिन ये चीज़ें हम क्या जन्म के आधार पर ही देखते हैं कि भैया वो पंडित जी के लड़के हैं, उनको नमस्ते करो फलान धमाक। जो छोटे भी होते हैं लेकिन फिर
फिर भी हमको क्या करना पड़ता है, उनको नमस्ते करना पड़ता है। तो ये जाति के अनुसार होती है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, कह रहे हैं सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। मतलब अगर आप पंडित के घर में पैदा हुए हैं तो आप दूसरी जाति के, किसी दूसरी जाति की लड़की अपने घर में नहीं ला सकते। अब आप किसी पंडित ब्राह्मण घर की ही लड़की लाएंगे। अगर आप क्षत्रिय के घर में पैदा हुए तो किसी क्षत्रिय लड़की को ही अपने घर में लाएंगे विवाह करके, ना कि किसी अदर कास्ट को लाएंगे, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है। मतलब कह रहे हैं कि इससे हम देख सकते हैं कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है, अगर हमें उसमें जाना होगा तो वो आपकी जाति कौन निर्धारित करती है, आपकी जाति आपका जन्म निर्धारण करता है कि आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, ठीक है। और जो अपने सदस्य पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सह वास संबंधित अनेक प्रतिबंध लागू करती है। मतलब कह रहे हैं अगर आप मान लीजिए किसी जाति में पैदा हुए हैं तो आपके जो खान पान होगा वो आपका तय हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप किसी क्षत्रिय के घर में पैदा हुए तो आपके लिए मीट मछली ये जो है ये एक आम बात हो जाएगी, ठीक है। ये शराब और आपका सेवन करना लिए आपके लिए आम बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आप इन सारी चीज़ों को छू नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखें, अगर मान लीजिए आप किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आप मेज वगैरह नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जो ये क्या बोलते हैं, नाई वगैरह का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके जन्म पे ही, ये खान पान, पेशा, विवाह आप किसी ब्राह्मण घर के ही लड़की से करेंगे अगर आप ब्राह्मण हैं। और सामाजिक सहवास, सामाजिक सहवास मतलब आप अपने जाति पात के लोगों के बीच में ही रहेंगे, ना कि आप ब्राह्मण होकर के आप किसी अन्य जाति के बीच में रहेंगे। वो तो एक मजबूरी बात है, कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि ऐसा अब उतने लेवल को नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन पहले ये था, ठीक है। अब तो धीरे धीरे सारी चीज़ों में भेदभाव मिट रहा है। बाहर जाओ देखो, कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, नाम भैया विकास है, बस इससे आगे उनको पूछना ही नहीं विकास के आगे पीछे क्या लगाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखते हैं आगे जाति प्रथा की विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं। एन के दत्ता ने जाति की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक एक करके आपके सामने दी हुई हैं। पहला क्या दिया हुआ है, जाति एक सदस्य जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकती। मतलब कह रहे हैं एक जाति के सदस्य, कोई एक ऐसी जाति है, मान लीजिए किसी आप जाति में हैं, जर्नल में है, आप समझ लीजिए जर्नल में से किसी भी, आप मान लीजिए आप एक क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो अब आप क्षत्रिय के घर के ही लड़की से किसी से शादी करेंगे, ना कि किसी नीची जाति के लड़की के साथ शादी करेंगे, विवाह करेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरी विशेषता ये होती है, सभी जातियों में दूसरे के साथ खान पान के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। मान लीजिए आप किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हैं तो आप अब सबसे छोटी निम्न जाति जो होती है, जिनको चमार वगैरह कहते हैं, हालांकि ये शब्द प्रयोग करना अब वर्जित है, लेकिन हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे अगर इन चीज़ों को अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। तो अब हम आपके आसपास के माहौल से ही बताते हैं। तो जैसे आप एक जनरली शब्द यूज करते होंगे, चमार वगैरह या कोरी वगैरह सुनते होंगे, तो इन सारे शब्दों में जैसे आप मान लीजिए किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो अब आप उनके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, ऐसी एक क्राइटेरिया निश्चित की जाती है। लेकिन अब आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि अब देखिए बफर वगैरह, बफर सिस्टम, हर शादी विवाह किसी के यहाँ मरनी हुई, करनी हुई, मुंडन हुआ, शादी हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो क्या करता है, जन्मदिन वगैरह करते हैं तो बफर सिस्टम कर देते हैं। अब उसमें पता चला कि आपके बगल कोई भैया कोई भी खा रहा है, आपके सामने जो खाना परोस रहा है वो कोई और है, जो खाना बनाया वो कोई और है, तो आप वहां पे अब इन चीजों का कोई उतना दायरा नहीं रहता। लेकिन फिर भी जो बुजुर्ग मध्य हैं, जो बुजुर्गता में हैं भी, और जो पुराने समय से बिलोंग करते हैं, वो अब भी क्या कहते हैं ना कि हम कपड़ा निकाल के खाएंगे, घर में खाएंगे और साफ बना हुआ भोजन ही करेंगे, ठीक है। तो उनका एक अपना अलग होता है। तो ये चीजें हमें अभी भी थोड़ा बहुत देखने को मिलती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देखने को मिलती हैं। तीसरी विशेषता क्या हो जाती है, अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं। जैसे कुछ जाति ऐसी होती है जिनके पेशे भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। मान लीजिए आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आप पंडिताई करिए या बच्चों को पढ़ाइए, ये आपका काम हो जाएगा। आप क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हैं तो आपको क्या नेता वगैरह बनना पड़ेगा, जैसे राजसी काम के लिए आप पैदा हुए हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ब्राह्मण वगैरह भी उसमें आ रहे हैं नेता वगैरह की फील्ड में। अब तो देखिए
देखिए सीटें आरक्षित हो रही हैं, छोटी जाति के भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब ऐसा अब निश्चित ही हो, पहले ये होता था, अब उतना हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली विशेषता जो है यहाँ पे चौथे नंबर पे दिखाई पड़ती है। जातियों में ऊंच नीच का एक क्या संस्तरण होता है, जिनमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वमान्य ऊपर से शिखर पर होती है, शिखर पर है। मतलब कह रहे हैं जातियों में ऊंची नीची का क्या एक स्तरीकरण होता है। मान लीजिए कुछ ऊंची किन्हीं को ऊंचा माना जाता है, मान लीजिए कोई एक कोरी है, उनसे ऊंचे यादव हो जाएंगे, यादव मौर्य है वगैरह वगैरह करके अपना जो कुछ भी होता है तो वो अपने हिसाब से चलते हैं। पहले ये कोरी, फिर मौर्य, फिर यादव, फिर उनसे आगे क्षत्रिय, फिर ये फलान धमाक अपना चलता रहता है। तो इसमें सबसे ऊंचा किसको माना गया है, तो सबसे ऊंचा माना जाता है ब्राह्मण, क्योंकि सबसे ऊंची जाति को किसको माना गया है, ब्राह्मण को वहां पे माना गया। क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं ये हर आदमी के यहाँ जाएंगे, किसी के यहाँ पूजा हो रही है, मुंडन हो रहा है, शादी हो रही या कोई मर गया है, तो उसमें सबसे पहले काम कौन आता है, पंडित ही काम आते हैं। और उनके आने पर अक्सर आपने देखा होगा कि उनके हमें चरण छूने पड़ते हैं, तो वो सबसे ऊंची जाति के होते हैं। ठीक है, बात करें पांचवी विशेषता हमें देखने को मिलती है, जाति व्यक्ति के जन्म के आधार पर आजीवन के लिए निश्चित होती है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे जो पांचवी विशेषता हमें देखने को मिलती है कि अगर आप मान लीजिए उदाहरण के लिए देख लीजिए कि जैसे आप किसी क्षत्रिय के घर में पैदा हो गए, ठीक है, मान लीजिए एक मिनट के लिए आप किसी क्षत्रिय के घर में पैदा हुए, ब्राह्मण या फिर किसी मौर्य के घर में, यादव जी के घर में, या किसी के घर में भी आप पैदा हो गए, तो अब आपके ऊपर एक ठप्पा लग गया कि आप यादव जी ही हैं, आप पंडित जी ही हैं, आप बाबू साहब ही हैं। ये ठप्पा आपके ऊपर आजीवन, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपके लिए आपके ऊपर ये लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे छठी नंबर की विशेषता हमें देखने को मिलती है, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित है। मतलब कह रहे हैं जो ये पूरी जाति व्यवस्था है ये किस पे आधारित है, तो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित है। ब्राह्मणों को यहाँ पे सर्वोपरि माना जाता है और इनके हिसाब से ही सब कुछ सारी चीज़ें की जाती हैं। कोई भी अगर आपको वर्क करना है, कोई भी काम करना है, किसी काम की शुरुआत करनी है, किसी की शादी करनी है, किसी का मुंडन करना है, कुछ भी करना है, तो आपको किसी ब्राह्मण से ही, जो आपके यहाँ पे पंडित होंगे, उन्हीं से ही आप क्या करेंगे, सलाह लेंगे। ऐसा कि हिंदू समाज में ही प्रचलन है, हालांकि मुस्लिमों में ऐसा कुछ नहीं होता, उनको पंडित से कोई लेना देना नहीं होता, उनके अलग अपने मौलाना होते हैं, हर चीज़ उनकी अलग होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर घुरिये ने जाति की निम्न 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। किसने, डॉक्टर घुरिये ने जाति की कितनी 6 विशेषताओं का क्या किया है, उल्लेख किया है। जैसे पहले हम देख सकते हैं, पहला यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है समाज का खंडनात्मक विभाजन, ये पहली विशेषता उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था में भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, दिया है। मतलब कह रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था है ये भारतीय समाज को कई खंडों में क्या कर दी है, बांट के रख दी है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अक्सर करके एक अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे आपको गांव वगैरह भी देखने को मिलता होगा, पंडितों का गांव है भैया, ठाकुरों का गांव है, मौर्य लोगों का गांव है, यादवों का गांव है तो ये क्या हुआ, उनके जाति के आधार पर एक अलग समूह बना दिया जाता है, वहाँ पे वही लोग रहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी यहाँ पे। तो ये क्या कह रहे हैं कि पहली तो जो जाति समाज है उसको, उसका खंडन कर दिया जाता है, उसका विभाजन कर दिया जाता है, किसके आधार पे, जाति के आधार पर। ठीक है, और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य निश्चित हैं। मतलब कह रहे हैं अगर मान लीजिए आप ब्राह्मण की जाति में आते हैं तो आपके क्या, आपके पद जो है, आपकी स्थिति जो है, आपका कार्य जो है ये निश्चित है कि आप क्या, आपका पद क्या होगा, सबसे ऊपर होगा। आप जहाँ पे जाएंगे आपको सम्मान मिलेगा, बाकायदा हर चीज़ मिलेगा। उसके बाद क्या होगी, आपकी स्थिति क्या होगी, ऊंची होगी। भाई अब हर आदमी सम्मान दे रहा है तो आपकी स्थिति कैसी होगी, ऊंची होगी। और आपका जो कार्य होगा वो क्या होगा, पंडित वगैरह का काम होगा। जैसे मान लीजिए कथा बाँचवाना है, या फिर भागवत कहवानी है, शादी करवाना है, मुंडन करवाना, ये सारा काम कौन देखता है, पंडित लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आगे कहते हैं, एक जाति के सदस्य की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर के अपनी जाति तक सीमित होती है। मतलब कह रहे हैं अगर एक जाति का कोई सदस्य है, उसकी कोई भावना है, ठीक है, सामुदायिक भावना है, मान लीजिए कोई आपके गांव में मान लीजिए कोई यादव रहता हो, ठीक है,
कोई यादव रहता हो और आपका गांव जो है एक क्षत्रियों का गांव हो, ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए अब वहाँ पे 3-4 घर यादव रहते हैं। अब उनको जहाँ से आए जो देखो वो वैसे ही बुला रहा है बगैर कोई सम्मान के, जैसे बोल दे का रे का करथिस, ऐसे करके कुछ बोल दिए मान लीजिए, या फिर कोई ऐसी शब्द हर बार प्रयोग कर रहे हैं जो आपको एकदम नुकसान पहुंचा रहा हो, या कोई ऐसा काम हो जो केवल आपको ही करना पड़ता हो वो लोग ना करते हो, तो ये आपकी मान लीजिए आपने इसके पीछे आवाज उठाई तो ये पूरे समाज की आवाज ना होगी, ना होकर के ये केवल आपके समुदाय की आवाज होगी, ठीक है। समुदाय या आपकी समिति तक ही क्या रहती है, सीमित रहती है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में, अगर आपके गांव में जिस जाति की बाहुल्यता होगी वहां पर उनमें से किसी एक को क्या किया जाता है, मेन माना जाता है, और वही क्या करते हैं, सारे काम को निपटारा करवाते हैं। मान लीजिए किसी के यहाँ दंगा हुआ, किसी के यहाँ बंटवारा करवाना है, ये सारा काम वही करवाता है। जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी जाति के सदस्यों के ऊपर नियंत्रण रखेगा कि हाँ तुम उसको परेशान मत करो, नहीं करोगे, अरे वो बेकार का तुम्हारे खेत में बढ़ रहा है, तुम उसको जाके के डांटो वहाँ पे और अपना खेत सीधा करो, ये वगैरह वो काम करता है, ठीक है। वो उसके सभी के ऊपर, अपनी पूरी जाति के ऊपर नियंत्रण रखता है, ठीक है। और उससे जातीय नियमों का पालन करवाती है। मतलब कह रहे हैं उससे क्या होता है कि, और जो जातीय नियम होते हैं कुछ नियम बांध दिए जाते हैं। जैसे आप पंडित के घर में अगर पैदा हुए होंगे तो आपको पता होगा कि आपको मांस मछली मीट वगैरह और ये जो नशे वाला काम है, दारू और ये सारी चीज़ों को क्या करना है, सेवन आपको नहीं करना है। ये आपके क्या है, आपके जाति के नियम हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप क्षत्रिय के घर में पैदा हुए होंगे तो आपके लिए एक अच्छी बात होगी, कोई भी खुशी का मौसम आता है या कोई खुशी का माहौल है तो आपके यहाँ क्या मीट मछली वगैरह ये सारी चीज़ें बनती होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें जाति के आधार पे ही कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी विशेषता डॉक्टर घुरिये ने यह बताई है कि क्या, संस्तरण यहाँ पे इन्होंने दूसरी विशेषता बताई है। कह रहे हैं समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है। मतलब कह रहे हैं अगर देखें समाज में तो जितनी भी जातियां हैं सबकी स्थिति समान नहीं मानी जाती है, ठीक है। अगर समाज कहीं पे मान लीजिए कोई सार्वजनिक कार्य हो रहा है तो वहाँ पे अगर सभी लोग बैठे हैं तो वहाँ पर अगर कोई पंडित पहुँच गया तो सभी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएंगे, कोई बाबू साहब पहुँच गए तो उनको पंडित छोड़ करके और सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अगर कोई छोटी जाति का पहुंच गया तो कहे सभी लोग कुर्सी पे बैठे रहेंगे, कहेंगे बैठ जाओ वहीं जमीन पे, तो वो उनके मतलब होता है ना। तो ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, सबकी स्थिति समाज में बराबर नहीं होती है, वरन उनमें ऊंच नीच का संस्तरण अथवा उतार चढ़ाव पाया जाता है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे सभी को बराबर के हिस्से पे नहीं बिठाया जाता है, कुछ ऊंचाव और जो चढ़ाव होता है ये दोनों उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें ऊंच नीच की व्यवस्था में सबराह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा और शूद्र का सबसे नीचा होता है। मतलब कह रहे हैं अगर सबसे यहाँ पर हम देखें तो इस व्यवस्था में सबसे ऊंचे कौन होते हैं, तो ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना जाता है और जो शूद्र होते हैं उनको सबसे नीचा माना जाता है। कहीं पे भी आप जाएंगे तो ब्राह्मणों के लिए बाकायदा कुर्सी लाई जाएगी, उनके लिए चद्दर वगैरह बिछवा दिया जाता है। पंडित जी आए हैं, चाय वगैरह बढ़िया स्टील के गिलास में और वो सब जो कुछ भी होता है मटेरियल वो पंडित जी के लिए आता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई शूद्र आपके यहाँ आता होगा, मान लीजिए अगर आप शूद्र घर से नहीं बिलोंग करते हैं, आप कोई सामान्य घर से बिलोंग करते हैं, सामान्य जाति, मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि ब्राह्मण या क्षत्रिय के घर से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके यहाँ जब कोई शूद्र आता होगा तो उसको क्या प्लास्टिक के गिलास में चाय दिया जाता होगा, वो बेचारा नीचे बैठता होगा। तो ऐसा हमें समाज में देखने को मिलता है। हालांकि अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में इन सारी चीज़ों की मतलब हमारी आने वाली आगे 1-2 पीढ़ी के बाद ये सारी चीज़ें एकदम से विलुप्त हो जाएंगी, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जन्म पर आधारित होने के कारण इस संस्करण में स्थिरता और दृढ़ता पाई जाती है। मतलब कह रहे हैं कि इसका आधार जो है कौन सा है, जन्म है। सीधी सी बात है, अगर आप जिस घर में जन्म ले लिए, मान लीजिए किसी शूद्र के घर में जन्म लिए, तो आपको अब कुछ नहीं कर सकते, कितना भी छटक लीजिए, कितना भी कूद लीजिए, आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आप शूद्र ही रहेंगे। और अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आप भी कितना छटक कूद लीजिए, आप दूसरी जाति में नहीं जा सकते, आप ब्राह्मण हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं। तीसरी विशेषता इन्होंने क्या बताई है, इनकी 6 विशेषताएं हैं। तो तीसरी विशेषता हम देखते हैं, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस व्यवस्था में जाति के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। जैसे आप समझ सकते होंगे कि अगर आप किसी समाज में रहते होंगे तो आप में अगर कोई शूद्र के यहाँ कुछ फंक्शन है तो आप वहाँ पे जाकर के भोजन नहीं करेंगे, उनके यहाँ का पानी वगैरह नहीं पिएंगे। हालांकि ये अब नहीं है, पहले चलता था, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि ये चीज़ें अब प्रचलन में नहीं हैं। ये चीज़ें क्या पहले चलती थी, लेकिन अभी भी हमें कुछ मात्रा में देखने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब 40% तक अभी भी हमको देखने को मिलता है, 30 से 40% के बीच में। तो वहाँ पे आप उनके यहाँ पानी वगैरह नहीं पिएंगे, आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं। अगर आप आ गए तो वो कुर्सी छोड़ के ज़मीन पर बैठ जाते हैं और आप क्या कुर्सी वगैरह पे बैठते हैं। ठीक है, प्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं कि उसके सदस्य किस जाति के यहाँ कच्चा पक्का या फलाहारी भोजन करते हैं, इसके किसके हाथ का बना भोजन कर सकते हैं एवं किसके हाथ का पानी पी सकते हैं एवं किसके हाथ साथ बैठकर हुक्का बीड़ी पी सकती है और किसके यहाँ धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अपने लिए किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पंडित जी अगर आपके यहाँ गए, मान लीजिए आप कोई शूद्र जाति से हैं, तो आपके यहाँ पंडित जी जाएंगे तो वो भोजन नहीं करने वाले हैं। आपके बर्तन में आपके हाथ से बना हुआ वो भोजन नहीं करेंगे। उनके लिए क्या फल मंगाया जाएगा, क्योंकि फल जो है वो पवित्र माना जाता है, उसमें कोई छुआछूत नहीं होती है। तो वो क्या करेंगे, फल का भोजन करेंगे, फल का आहार लेंगे। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए किसी ब्राह्मण के यहाँ गए, ब्राह्मण ही होकर के किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय के यहाँ गए, तो उनके यहाँ बाकायदा ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण गया तो उनके हाथ का बना खाना भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे, उनके बर्तन में सब कुछ खाना पानी सब कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही कहाँ पे चले जाएं, किसी क्षत्रिय के यहाँ चले जाएं, तो हालांकि अब वो लोग मीट मछली का प्रयोग करते होंगे, दारू वगैरह का प्रयोग करते होंगे, तो वहाँ पर वो खाएंगे तो उनके बर्तन में सब कुछ करेंगे। ठीक है, उनके यहाँ का खाना रहेगा, लेकिन उनके यहाँ का कोई बनाएगा नहीं, उन्हीं ब्राह्मणों में से कोई एक बनाएगा, तब वो क्या करेंगे, भोजन वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है किसके साथ बीड़ी हुक्का। अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपके यहाँ कोई सिगरेट पीता होगा तो सिगरेट अब सीधा मुंह से लगा के पिया जाता है, तो आप अपने मुंह से लगा करके दूसरे को मुंह पे तो देंगे नहीं। तो अगर आप ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण क्षत्रिय हैं तो आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आप छोटी जाति के हैं और आप किसी ऊंची जाति को देंगे तो वो पिएगा नहीं। ठीक है, बात करें सामान्यतः ऊंची जातियों के द्वारा बनाया गया भोजन निम्न जातियां स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन निम्न जातियों द्वारा बनाया गया भोजन उच्च जातियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। कह रहे हैं जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई ऊंची जाति का भोजन कोई ब्राह्मण बना रहा है तो सभी जाति के लोग खा लेंगे। ठीक है, कोई ठाकुर बना रहा है तो सभी जाति के लोग खा लेंगे, लेकिन अगर कोई शूद्र भोजन बना रहा है तो वहां पर ना तो ब्राह्मण खाने जाएंगे ना क्षत्रिय खाने जाएंगे, ये लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसा क्या है, रूल है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथी विशेषता हमको यहाँ पे दिखाई पड़ती है, एक मिनट। चौथी विशेषता इन्होंने क्या बताई है, इन्होंने बताई है कि नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कोई सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था में देखें, जो उच्च जाति के होते हैं जैसे ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, तो इनको कई सामाजिक धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे पूजा पाठ हो रहा है तो वहाँ पे ब्राह्मण है तो वो बिना पूछे किसी से एंट्री ले सकता है, लेकिन अगर आप शूद्र हैं तो आप एंट्री नहीं ले पाएंगे, आपको वो विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। जबकि निम्न अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। मतलब कह रहे हैं जो छोटे जाति के लोग होते हैं उनसे उनको क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है कि आप इन चीज़ों को छुएंगे नहीं। ठीक है, बात करें खास तौर पे दक्षिण भारत में अछूत जातियों पर अनेक निर्योग्यताएं लादी गई हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं जो दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो अछूत जाति हैं उनके ऊपर कई निर्योग्यताएं क्या कर दी गई हैं, निर्योग्यताएं मतलब जो योग्यता जिनके पास ना हो लाद दी गई हैं। उन्हें स्कूल, मंदिर, तालाब, कुआं एवं सामाजिक स्थानों एवं बगीचों के उपयोग की मनाही थी। मतलब कह रहे हैं वहाँ पे अगर पहले के समय में आप देखते तो वहाँ पे उनके छोटे जाति के बच्चे, शूद्र जाति के बच्चे
पढ़ने नहीं जा सकते थे, तालाब जिस लोग तालाब से सभी पानी निकालते वहाँ से पानी नहीं निकाल सकते थे, जिस मंदिर में सभी पूजा करते वहाँ पे पूजा नहीं कर सकते थे, कुआं से पानी नहीं ले सकते थे, सार्वजनिक स्थानों पे नहीं जा सकते थे, जिन बगीचों में सभी जाति के बच्चे मतलब सभी उच्च जाति के बच्चे खेलते हैं वहाँ पे आप नहीं खेल सकते थे, तो ऐसा मनाही थी। ठीक है। अछूतों की बस्तियां गांव से दूर होती थी। जो अछूत लोग होते थे उनकी बस्तियां क्या गांव से दूर बना दी जाती, वो गांव के बीच में घर भी नहीं बना सकते थे। जहां उच्च जातियों को सामाजिक व धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त रहे और अछूतों को अनेक प्रतिबंधों का दंश झेलना पड़ा। मतलब कह रहे हैं वहां पे अगर हम देखें तो वहां पे जो उच्च जाति के लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय थे, उनको कहीं भी बनाने का अधिकार था, कहीं भी आने जाने का अधिकार था, कहीं भी खेलने का, कहीं भी पढ़ने का, कहीं का भी पानी पीने का अधिकार था। लेकिन अछूत जात के लोग हर जगह पे नहीं जा सकते थे। ठीक है। बात करें छठी विशेषता उन्होंने जात की बताई है। ठीक है। क्या बताई? पचवीं विशेषता बताई है पेशे के चुनाव की स्वतंत्रता का अभाव। जब आप जिस जाति में पैदा हो गए तब उसी जाति से रिलेटेड आप पेशा कर सकते हैं, दूसरा पेशा नहीं कर सकते हैं। प्रायः प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है, कई जातियों के नाम से ही उनके व्यवसाय का बोध होता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो हमारे समाज में ये देखने को मिलता है कि आपकी जाति के अनुसार ही आपके काम का क्या किया जाता है, बोध किया जाता है, जो कि अभी भी गांव वगैरह में देखने को मिलता है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये सारी चीजें विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है। मतलब जैसे आप समझ लीजिए, क्या बता दें कि आप मान लीजिए किसी मौर्य के घर से हैं तो आपको ये समझा जाएगा अच्छा मतलब आलू मिर्चा पैदा करते हो गया है ना, तो ये वहां पे उनके दिमाग में चलता है। यादव के घर से हैं भैया, यादव के घर से, अच्छा मतलब भैंस वैंस खूब होती होंगी, दूध वगैरह खूब पैदा करते होंगे। लेकिन अगर आप आज के समय में बाहर जाके देखिए तो अच्छे अच्छे ब्राह्मण, अच्छे अच्छे क्षत्रिय ही डेयरी पालन करवा रहे, पशुपालन करवा रहे हैं, डेयरी वगैरह चलवा रहे हैं। ठीक है। तो ये अब नहीं देखने को मिलता, लेकिन पहले ये देखने को मिलता था। अन्य जाति के लोग उस व्यवसाय को नहीं अपना सकते हैं। मतलब कह रहे हैं जो मान लीजिए कोई यादव है तो वो दूध बेचेगा, ना कि कोई अन्य जाति का लोग बेच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शूद्र नहीं बेच सकता है, ठीक है, कोई ठाकुर क्षत्रिय नहीं बेच सकता है, कोई पंडित नहीं बेच सकता, उसको केवल यादव लोग ही दूध बेच सकते हैं। कुछ व्यवसाय जैसे कृषि, व्यापार एवं सेना में नौकरी आदि में जिनमें सभी जातियों के व्यक्ति काम करते हैं। मतलब कह रहे हैं कुछ ऐसे काम है जैसे कृषि का कार्य हुआ, सेना का काम हुआ, या नौकरी कहीं पे पानी हुई तो वहां पे सभी जाति के लोग काम करते हैं। ठीक है। व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से, क्या व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से, एक मिनट, स्वेच्छा से व्यवसाय चुनने की मनाही होती है। मतलब कह रहे हैं कि आप अगर गांव वगैरह से बिलोंग करते होंगे तो अभी भी अगर आप मान लीजिए किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, अब अपने पापा से जाके आप कहिए पापा कल से हम बाल काटना स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेंगे? 2-3 चप्पल खींच खींच के मारेंगे, कहेंगे अच्छा भवन घर में पैदा होके बाल कटबो। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलती हैं। ठीक है। बात करें, वह अपनी जाति का निर्धारित व्यवसाय ही अपना सकता है। मान लीजिए आप पंडित के घर में पैदा हुए तो आप क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या करेंगे? कथा वगैरह, भागवत वगैरह या फिर पंडिताई का काम कर सकते हैं, ना कि आप नाई का काम कर सकते हैं, ना कि आप कारपेंटर का काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है? व्यवसाय आपकी जाति के अनुसार ही क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है। आप अपनी मनमानी का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये सारी चीजें धीरे धीरे करके विलुप्त हो रही हैं। अब देखिए अच्छे अच्छे ब्राह्मण के घर के लोग भी सब्जी वगैरह की खेती करते हैं, जो कि केवल मौर्य वगैरह का अधिकार है। देखिए अच्छे अच्छे घर के लोग दूध वगैरह, डेयरी वगैरह खोलते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उनको भी देखिए अब जो कि यादवों का काम है। तो ये सारी चीजें हमें अब बड़े अच्छे रूप में, अब देखिए आप अगर आप टीवी वगैरह देखते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, अब वो क्या क्षत्रिय हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं? भागवत वगैरह बांचते हैं। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। बात करें छठे नंबर पे, थोड़ी तबीयत खराब है तो उसके ऊपर माइंड मत कीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। छठी विशेषता उन्होंने क्या बताई है? उन्होंने बताई है विवाह संबंधित प्रतिबंध है। प्रत्येक जाति अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आप किसी ब्राह्मण लड़की से ही शादी कर सकते हैं। उपजाति का मतलब हुआ वो बात अलग की है, आप शुक्ला के घर में पैदा हुए तो मिश्रा के घर से कर सकते हैं, तिवारी के घर में पैदा हुए तो दूबे के घर में कर सकते हैं, वो चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन क्या किसी ब्राह्मण की लड़की से ही शादी करेंगे? अगर आपकी लड़की है, ब्राह्मण की लड़की है, तो किसी
ब्राह्मण लड़के के साथ ही विवाह करेगी, अन्य जात के साथ विवाह नहीं कर सकती, ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। बात करें जाति या उपजाति, बाहर विवाह करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। मान लीजिए आप किसी ठाकुर या क्षत्रिय के घर में पैदा हुए और आपने किसी शूद्र लड़की किसी के साथ शादी कर ली, ठीक है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, आपको अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। आप अलग जाके रहिए, खाइए, बनाइए, आपसे कोई मतलब नहीं रखने वाला है। ठीक है। यहीं पे सातवीं विशेषता जो हमें देखने को मिलती है, जन्मजात सदस्यता। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जाति की सदस्यता जन्मजात होती है, मतलब अगर आप पैदा हो गए, मान लीजिए कहीं पे ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, तो आप कितना भी छटकिए कूदिए, बस आप ब्राह्मण हो गए हैं, बस। अब ये आप जब तक मर नहीं जाते तब तक आप क्या कर रहेंगे, ब्राह्मण ही रहेंगे। एक व्यक्ति जिस जाति से जन्म लेता है, मृत्यु उपरांत उसी में बना रहता है। अगर आपने क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया, किसी यादव जी के घर में, किसी मौर्य जी के घर में जन्म ले लिया, तो आप मरने तक, मरने के बाद भी मौर्य ही रहेंगे। ठीक है। आपका अगर नाम बुलाया जाएगा तो उमाकांत मौर्य के नाम से ही बुलाए जाओगे, ना कि किसी और नाम से बुलाए जाओगे। ठीक है। तो ये सरनेम जो है ये हमें कहाँ, जन्मजात से ही मिलता है। ठीक है। आठवीं विशेषता उन्होंने बताई है जाति का राजनीतिक रूप। जाति का राजनीतिक रूप हमें देखने को मिलता है किसके, जाति के विशेषता के अंतर्गत प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है। मतलब कह रहे हैं जो प्रत्येक जाति का जाति होती है वो व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उनको लागू करती है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा मुलायम सरकार आई, अखिलेश की सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिमों को ज़्यादा बढ़ावा दिया। वहीं पे अगर आपने देखा होगा कांग्रेस को भी, तो उन्होंने भी, वहीं पे मायावती आई तो उन्होंने क्या किया, छोटी जातियों के ऊपर ज़्यादा बढ़ावा दिया। अब आप देख रहे होंगे योगी बाबा आए हैं, मोदी बाबा आए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, लगातार उच्च जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, मुसलमानों को। अब खैर सपोर्ट उनका भी कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं ये लोग। ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अतः अति एक राजनीतिक इकाई भी है, मतलब ये हमें जाति एक राजनीतिक इकाई भी देखने को मिलती है। ठीक है। जाति पंचायत उसके कार्य और संगठन जाति के राजनीतिक पक्ष के ही प्रतीक हैं। ठीक है। बात करें जाति के द्वारा विधायिका, न्यायिका एवं कार्यकारिणी संबंधित कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। ठीक है। मान लीजिए अगर आप अब तो अपने यहाँ का जो संविधान है, जो नियम है, वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है। पंथ मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि एक धर्म से कई पंथ निकलते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन पहले के समय में यही होता था। जैसे अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे देशों में जहाँ पे मुस्लिमों की बाहुल्यता है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि शरिया कानून चलता है। शरिया कानून वो कौन सा है, धार्मिक कानून है। ठीक है। वहाँ पे अगर चोरी किया तो हाथ काट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अपने भारत देश में अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो पंडित जी को सजा मिलेगी किसी को मारने पे, वही किसी मुस्लिम को भी मिलेगी, किसी छोटे शूद्र जाति को भी मिलेगी वही सजा, और वही सजा किसी क्षत्रिय को भी मिलेगी। ठीक है। इसके कारण इसे राजनीतिक इकाई का रूप मिलता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें राजनीतिक रूप दिखाई पड़ता है। उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों में जाति पंचायत का संगठन सुदृढ़ होता है। ठीक है। यद्यपि वर्तमान समय में जाति पंचायत का क्षेत्र सीमित हो गया है। तो हमें यहाँ पे आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी जाति संबंधित। अगर आपसे यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछ लेता है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय, तो आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।